जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स को बॉम्बर फ्लीट की जरूरत। एचएएल काम कर रही है 4 सेपरेट ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर। पहली बार यूएस वॉरशिप की रिपेयरिंग होगी भारत की शिपयार्ड में। इंडियन वाटर्स में एंटर करने वाली पाकिस्तानी वॉरशिप को इंडियन कोस्ट गार्ड ने भगाया और भारत के पहले एसएसएलवी को मिली आधी सफलता। अभी हाल ही में चाणक्य डायलॉग्स को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल अरूप रहा रिटायर्ड, तो उनका यह मानना है कि भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के एयर वेक्टर के लिए इंडियन एयरफोर्स को बॉम्बर स्क्वाड्रन की जरूरत है। और ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि अगर पीएमओ की तरफ से थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है तो इंडियन एयरफोर्स रशिया के TU-160 ब्लैक जैक, जो कि व्हाइट स्वान के नाम से मशहूर हैं, तो इन बॉम्बर्स के एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन को भी खरीद सकती है। हालांकि इस पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली तो कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ भी ये मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को बॉम्बर स्क्वाड्रंस की भी जरूरत है। इसी दौरान फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से इस बात की तरफ भी संकेत दिए गए हैं कि भारत के पास जल्द ही न्यूक्लियर वॉरहेड वर्जन वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन भी होगा। और अगर इंडियन एयरफोर्स वाकई में रशिया से TU-160 बॉम्बर्स को खरीदती है तो इन बॉम्बर्स में इस न्यूक्लियर हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन को भी इक्विप्ड किया जाएगा। अब बाकी इंडियन एयरफोर्स को वाकई में बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत है या नहीं, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम आपको इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो आपको ये बता दें कि 1968 तक भारत ऑलरेडी B-24 लिबरेटर्स नाम के हैवी बॉम्बर्स की 3 स्क्वाड्रंस को ऑपरेट करता था, और ये वो बॉम्बर्स थे जो ब्रिटिश अपने पीछे छोड़ गए थे। और फिर बाद में इन B-24 लिबरेटर बॉम्बर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स ने 1957 में यूके से इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा मीडियम बॉम्बर्स को खरीदा था, जिसमें से 54 BI.58 बॉम्बर वाले वर्जन थे, 8 PR.57 फोटो रिकॉनेसेंस वाले वर्जन और 6 T.4 ट्रेनिंग वाले वर्जन। और फिर सितंबर 1957 में 12 और 1962 में करीब 30 और कैनबरास बॉम्बर्स के ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे। और फिर बॉम्बिंग रेड्स और फोटो रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के लिए कई दशकों तक यही बॉम्बर्स इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बने रहे। और फिर मई 2007 में जाकर इन बॉम्बर्स की फ्लीट रिटायर की गई। और इनके रिटायर होने के बाद फिर कुछ कारणों के चलते, अब वो कारण क्या क्या थे तो इसके बारे में एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कारण जो भी थे, लेकिन उनकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा से इस तरह की कोई डेडिकेटेड बॉम्बर फ्लीट नहीं बनाई, और बल्कि उसके बदले बॉम्बर वाली भूमिका निभाने के लिए फाइटर बॉम्बर्स को ही इंडक्ट करना प्रेफर किया, जिसमें मिराज 2000 जैसे फाइटर्स आते हैं जो कि बॉम्बर्स की भूमिका भी निभा सकते हैं। बाकी इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बर्स को लेकर ऑलरेडी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसके माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉम्बर्स होते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल केवल बॉम्बिंग रेड में ही नहीं होता है, बल्कि और भी कई सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे कि एक बॉम्बर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने तक के लिए कर सकते हैं। और बाकी जिस तरीके से भारत के लिए नए नए तरह के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और हमारा जो चीनी पड़ोसी है वो अपने टेक्नोलॉजीज को दिन प्रतिदिन और भी बढ़ाते जा रहा है, तो ऐसे में कुछ संभावनाएं ऐसी बनती हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बॉम्बर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पैदा करती हैं। और बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई एल्टीट्यूड एरियाज में स्ट्रेटेजिक मिशंस को कंडक्ट करने के लिए एचएएल एक AI ड्रिवन मल्टी रोल एडवांस्ड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर चीन के साथ लगने वाले फ्रंटियर्स पर तैनात किए जाएंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएएल जिस तरह के ड्रोन पर काम कर रही है वो एक रोटरी विंग वाला ड्रोन होगा, जिसमें करीब 40 किलोग्राम तक के लोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी, और उसके इस लोड में मिसाइल्स और सेंसर्स इंक्लूड रहेंगे। और इसे खास तौर पर LAC के साथ पहाड़ी इलाकों पर इंडियन आर्म फोर्सेस की सतर्कता को और मजबूत करने के विचार के साथ विकसित किया जा रहा है। और PTI न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिली है कि एचएएल ने इस ड्रोन की पहली उड़ान को अगले साल के मध्य तक कंडक्ट करने का टारगेट सेट किया है। और योजना यह है कि इसके पहले फेज में इस तरह के करीब 60 प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस किए जाएंगे। बाकी ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इस ड्रोन के ऑपरेटिंग फीचर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद रहेगी, और इंडियन आर्म फोर्सेस इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मल्टीपल पर्पस के लिए कर सकेंगे। जैसे कि अगर कोई जरूरी सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसी वजह से ड्रोन को कुछ इस तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि ये अलग अलग तरह के मिलिट्री सिस्टम्स को कैरी कर सके, फिर चाहे सेंसर्स हो, मिसाइल्स हो या फिर कोई भी अदर वेपन हो। इसके अलावा एचएएल एक और प्रोजेक्ट पर अलग से काम कर रही है, जिसमें इजरायली कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ उनके हेरन टीपी ड्रोन्स को प्रोड्यूस करने की संभावनाएं शामिल हैं। और ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ इन ड्रोन्स की ग्लोबल सप्लाईज को भी पूरा करेगा। और इन सबके अलावा इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि एचएएल DRDO के साथ भी 2 और सेपरेट ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने अलग अलग ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर काम क्यों किया जा रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के द्वारा इस तरह के अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स को एक अच्छी खासी संख्या में खरीदने की योजना है,
ताकि हमारी सीमाओं पर सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया जा सके। और बाकी यूएस से जो 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स खरीदने वाली योजना थी, तो उसको लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक ये योजना अभी पूरी तरीके से स्क्रैप नहीं हुई है और इन ड्रोन्स की खरीद को लेकर नेगोशिएशन अभी भी जारी है। आज पहली बार यूएस नेवी की एक वॉरशिप रिपेयर के लिए चेन्नई के कटुपल्ली में स्थित एल&टी शिपयार्ड में पहुंची है, जहां पे यूएस की इस वॉरशिप में रिपेयर्स और एलाइड सर्विसेज कंडक्ट की जाएंगी। और इस वॉरशिप का नाम है USNS चार्ल्स ड्रू। और इस एल&टी शिपयार्ड में इस वॉरशिप पर करीब 11 दिनों का रिपेयर वर्क किया जाएगा। और यूएस नेवी शिप का भारत में रिपेयरिंग के लिए आना ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी एक बड़ी खबर है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि ये इनिशिएटिव भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया आयाम देगा और ग्लोबल शिप रिपेयरिंग मार्केट में इंडियन शिपयार्ड्स की कैपेबिलिटीज को भी मजबूत करेगा। और जो इंडियन शिपयार्ड्स हैं वो एडवांस्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के साथ काफी वाइड रेंज के कॉस्ट इफेक्टिव शिप रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अप्रैल में जो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हुआ था, तो उसी दौरान भारत ने इस रीजन में यूएस वॉरशिप्स के रिपेयर और मेंटेनेंस का ऑफर अमेरिका को दिया था। और जिसके साथ इस बात पर भी जोर दिया गया था कि भारत यूएस वॉरशिप्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करेगा। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये USNS चार्ल्स ड्रू है, तो ये असल में एक रिप्लेनिशमेंट वेसल है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि आज NIA ने दिल्ली के बाटला हाउस से एक आईसिस टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है और इस दौरान आईसिस के एक एक्टिव मेंबर की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसका नाम है मोहसिन अहमद, जो कि आईसिस के लिए फंड्स को कलेक्ट करने में इन्वॉल्व था और एक क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में इन फंड्स को सीरिया और ऐसी अदर प्लेसेस में भेज भी रहा था। और बाकी इस मामले की आगे की जांच जारी है। इसके अलावा आज बदगांव से श्रीनगर पुलिस और 2RR की एक ज्वाइंट टीम ने सुअरों के संगठन लश्कर के एक हाइब्रिड सुअर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है अर्शीद अहमद भट्ट। और इसके पास से 5 पिस्टल्स, 5 मैगजीन, 50 राउंड और 2 हैंड ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए हैं। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तानी नेवी की एक वॉरशिप ने गुजरात कोस्ट में मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके इंडियन वाटर्स में एंटर किया था, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने जल्द ही इस पाकिस्तानी नेवी की वॉरशिप को डिटेक्ट किया और उसे इंडियन वाटर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और इस मामले पर ANI की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एक्शन है ये जुलाई के पहले हाफ में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी नेवी की PNS आलमगीर डिस्ट्रॉयर अपनी तरफ से इंडियन वाटर्स में आ गई थी। और सोर्सेज का ये कहना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने तुरंत इसको डिटेक्ट कर लिया, फिर जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से उस पाकिस्तानी वॉरशिप को वार्निंग जारी की गई और उसे वापस लौटने को कहा गया। तो पहले तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इंडियन कोस्ट गार्ड का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट लगातार उस PNS आलमगीर के ऊपर होवर कर रहा था और उनसे रेडियो कम्युनिकेशन में कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी वॉरशिप के कैप्टन ने एक कंप्लीट साइलेंस मेंटेन करने का मन बनाया है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और फिर लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने करीब 2 से 3 बार पाकिस्तानी वॉरशिप के सामने से भी उड़ान भरी, ताकि उन्हें मालूम पड़ जाए कि उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि उस एरिया में सिचुएशन को टैकल करने के लिए भारत की तरफ से और भी एसेट्स भेज दिए गए थे। बाकी पाकिस्तानी वॉरशिप के इंडियन वाटर्स में एंटर करने वाले पर्पस को लेकर सोर्सेज का ये कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी वॉरशिप ये देखना चाह रही हो कि वो कितने अंदर तक बिना डिटेक्ट हुए इंडियन वाटर्स में जा सकती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडियन वाटर्स में एंटर किया तो उन्हें बेहद ही जल्द स्पॉट कर लिया गया और वापस जाने को मजबूर भी किया गया। हालांकि इस इंसिडेंट को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स की तरफ से तो कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन गुजरात कोस्ट पर काफी लंबे समय से ही इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा सक्रिय है। आज भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV D1 के पहले लॉन्च को कंडक्ट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण SSLV का जो पहला मिशन था ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च तो कर दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा कैरी की जाने वाली सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में प्लेस किया जाना था तो वो उस ऑर्बिट में प्लेस नहीं हो पाई है और जिस वजह से अब वो सैटेलाइट्स किसी भी काम की नहीं है। बाकी SSLV रॉकेट की सभी स्टेज ने बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन इसके टर्मिनल स्टेज में कुछ डेटा लॉस ऑब्जर्व किया गया था जिसे एनालाइज किया जा रहा है। बाकी इसरो का कहना है कि SSLV D1 ने सैटेलाइट्स को 356 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय 356 किलोमीटर बाय 76 किलोमीटर के इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। अब बाकी ये इशू क्यों आया तो इसके कारणों को पहचान लिया गया है। बाकी इन सभी इश्यूज को कमेटी द्वारा एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर इसरो जल्द ही SSLV D2 के साथ वापस आएगी। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज ताइवान रीजन के पास करीब 14 चाइनीज वेसल्स और 66 चाइनीज एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया गया है। ताकि ताइवान की आर्म फोर्सेस सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं और एयरक्राफ्ट के साथ इन एक्टिविटीज का रिस्पांस भी दिया जा रहा है। और ताइवान ऑफिशियल के मुताबिक करीब 22 चाइनीज एयरक्राफ्ट को ताइवान स्टेट मीडियम लाइन के ईस्ट पार्ट पर उड़ान भरते हुए डिटेक्ट किया गया है। और आज रविवार को चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज ताइवान के और करीब कंडक्ट होती हुई दिखाई दी है। बाकी ताइवान का यही कहना है कि चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज ताइवान पर चाइनीज हमले की सिमुलेशन की तरह दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसे कि अभी भारत के दबाव के बाद श्रीलंका की तरफ से चाइना को लेटर लिख के कहा गया था
कि वे अपनी रिसर्च वेसल की श्रीलंकन विजिट को डिले कर दें। तो अब इस मामले पर एक नई रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसके मुताबिक चाइनीज एम्बेसी ने सीनियर श्रीलंकन अथॉरिटीज के साथ एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कहा है। अब बाकी इस मीटिंग में चाइनीज ऑफिशियल्स पता नहीं किस चीज का हवाला देकर श्रीलंकन अथॉरिटीज को मजबूर करेंगे, तो वो तो खैर आगे जाकर ही मालूम पड़ेगा। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन प्रेम कुमार पाटिल ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान लेफ्टिनेंट सचिन अजित मिराजकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2018 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर कौस्तव राणे, गनर विक्रमजीत सिंह, राइफलमैन मनदीप सिंह रावत और राइफलमैन हमीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन नेवी में 2 स्टार रैंक कौन सी होती है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।